प्रिय विद्यार्थियों, बीए भाग तृतीय के प्रथम प्रश्न पत्र प्रारंभिक समष्टि आर्थिक सिद्धांत के अंतर्गत हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अध्ययन कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की नीतियाँ मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं, एक तो स्वतंत्र व्यापार नीति और दूसरी संरक्षण की नीति। इन दोनों का अध्ययन आपके सिलेबस के अंदर है और इस क्रम में हम पहले स्वतंत्र व्यापार या फ्री ट्रेड का अध्ययन करते हैं। पहले देखेंगे स्वतंत्र व्यापार का अर्थ क्या है। स्वतंत्र व्यापार का अर्थ, स्वतंत्र व्यापार वह नीति है जिसके अंतर्गत विभिन्न देशों के मध्य वस्तुओं एवं सेवाओं के विनिमय पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होता, कोई रुकावटें नहीं होती हैं विभिन्न देशों के बीच व्यापार में। स्वतंत्र व्यापार के सिद्धांत के प्रतिपादन का श्रेय मुख्यतः प्रसिद्ध प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री एडम स्मिथ को जाता है, जिन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। एडम स्मिथ के अनुसार स्वतंत्र व्यापार व्यापारिक नीति की उस प्रणाली को कहते हैं जिसमें देशी व विदेशी वस्तुओं में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रखा जाता है, न तो विदेशी वस्तुओं पर अनावश्यक कर लगाए जाते हैं और न ही स्वदेशी उद्योगों को विशेष सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। जबकि संरक्षण की नीति में घरेलू उद्योगों को प्रोत्साहित करने की नीति अपनाई जाती है। तो इस प्रकार स्वतंत्र व्यापार नीति कौन सी नीति है? जिसमें न तो विदेशी वस्तुओं पर अनावश्यक कर लगाकर उन्हें महंगे किए जाते हैं और न ही स्वदेशी उद्योगों को विशेष सुविधाएं प्रदान की जाती हैं अधिक प्रोत्साहन देने के लिए। तो वह नीति कहलाती है स्वतंत्र व्यापार नीति। आधुनिक परिभाषाओं के अनुसार स्वतंत्र व्यापार नीति बिना किसी कृत्रिम बाधा को उत्पन्न किए वस्तुओं व सेवाओं के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को स्वीकृति प्रदान करती है। किसी भी तरीके की बाधाएं देश की सरकार द्वारा आयातों पर नहीं लगाई जाती हैं, चाहे वो कर हो या और किसी अन्य प्रकार की बाधाएं, तो वह कहलाती है स्वतंत्र व्यापार नीति। फिर भी स्वतंत्र व्यापार नीति के लिए यह आवश्यक नहीं है कि आयातों तथा निर्यातों के ऊपर किसी प्रकार के प्रतिबंध न हो। स्वतंत्र व्यापार के अंतर्गत कर तो लगाए जाते हैं, किंतु उनका उद्देश्य केवल आय प्राप्त करना होता है, संरक्षण देना या भेदभाव करना नहीं होता है। यदि कर लगाए जाते हैं तो सरकार इसको आय प्राप्त करने का एक जरिया मानती है, इसलिए कर लगाती है, परंतु इसलिए कर नहीं लगाती है जिससे कि आयातित वस्तुएं महंगी हो जाएं और कोई उनको खरीदना ही पसंद नहीं करे और घरेलू वस्तुएं उनकी तुलना में सस्ती रहें और लोग घरेलू वस्तुएं ही खरीदना पसंद करें और इस तरह से घरेलू उत्पादन को संरक्षण प्रदान हो, दोनों में भेदभाव हो। ऐसी स्थिति आधुनिक अर्थशास्त्री नहीं मानते हैं। वो ये अवश्य मानते हैं कि कर लगाए जाते हैं तो सरकार अपनी आय में वृद्धि करने के लिए कर लगा सकती है, परंतु घरेलू उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए कर नहीं लगा सकती है। अब हम देखते हैं स्वतंत्र व्यापार के पक्ष में अर्थशास्त्रियों द्वारा क्या तर्क दिए जाते हैं। स्वतंत्र व्यापार के पक्ष में तर्क या आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ फ्री ट्रेड। स्वतंत्र व्यापार के पक्ष में तर्क इससे होने वाले लाभों के आधार पर दिए जाते हैं। अर्थशास्त्री ये मानते हैं कि स्वतंत्र व्यापार से लाभ होते हैं अर्थव्यवस्था को और इन लाभों के आधार पर वे इसके पक्ष में तर्क देते हैं। इनका अध्ययन हम निम्नांकित बिंदुओं से कर सकते हैं। सबसे पहला है सामाजिक उत्पादन का अधिकतमकरण, मैक्सिमाइजेशन ऑफ सोशल आउटपुट। इसका क्या तात्पर्य है?
स्वतंत्र व्यापार के कारण प्रत्येक देश केवल उन्हीं वस्तुओं के उत्पादन में विशिष्टीकरण प्राप्त करने का प्रयास करता है जिनका उत्पादन करने के लिए वह सबसे अधिक अनुकूल अवस्था में होता है, और उन वस्तुओं का आयात करता है जिनके उत्पादन की लागत अधिक होती है। जिसके रिसोर्सेज होते हैं उसके पास अवेलेबल, उनका उत्पादन करता है, और जिसमें लागत कम आती है उनका उत्पादन करता है, और उन वस्तुओं का आयात करता है जिनके उत्पादन की लागत स्वदेश में अधिक होती है। अगर हम अपने ही देश में उत्पादित करें तो महंगे उत्पादित होंगे, लागत अधिक आएगी, तो हम उसको इंपोर्ट करना पसंद करेंगे या उसका आयात करना पसंद करेंगे। इसका परिणाम यह होता है कि विभिन्न देशों में भिन्न भिन्न उद्योग धंधों का स्थानीयकरण हो जाता है। कुछ देश कुछ विशेष उद्योगों का ही उत्पादन करते हैं। जैसे भारत ने जूट, चाय तथा कॉफ़ी आदि के उत्पादन में विशिष्टीकरण प्राप्त कर लिया। इराक, ईरान व अरब देशों में पेट्रोल तथा मिट्टी के तेल का भौगोलिक स्थानीयकरण हो गया है। वे इसका ही उत्पादन करते हैं और निर्यात करते हैं। इस प्रकार स्वतंत्र व्यापार और भौगोलिक श्रम विभाजन तथा विशिष्टीकरण को जन्म देता है। मतलब एक स्थान, एक देश, एक भौगोलिक स्थिति बताता है। दूसरे देश जो हैं वो अलग भौगोलिक स्थिति बताते हैं। जैसे ईरान, इराक, अरब देश जो हैं वो निकट हैं एक दूसरे के, जहाँ बहुत अधिक मात्रा में खनिज तेल निकलता है। तो एक भौगोलिक स्थिति है जहाँ पे विशिष्टीकरण है उनका पेट्रोलियम उत्पादों के अंदर, और वहाँ पे श्रम विभाजन तथा विशिष्टीकरण को जन्म दिया है इसने। इस प्रकार स्वतंत्र व्यापार भौगोलिक श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण को जन्म देता है, जिसके कारण प्रत्येक देश में उपलब्ध साधनों का अधिकतम उपयोग संभव हो जाता है। परिणाम स्वरूप उत्पादन का स्तर अधिकतम हो जाता है। स्वतंत्र व्यापार के कारण प्रतियोगिता का जन्म होता है, जिससे केवल अति कुशल फर्में ही उत्पादन में टिक पाती हैं और इस प्रकार कार्यकुशलता में वृद्धि होती है। उपलब्ध साधनों का विवेकपूर्ण उपयोग संभव हो पाता है तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से बाजार का विस्तार होने के कारण श्रम विभाजन और विस्तृत किया जा सकता है। फलस्वरूप कार्यकुशलता में वृद्धि के कारण उत्पादन का स्तर अधिकतम हो जाता है। तो इस तरह ये दोनों एक दूसरे से संबंधित है। कार्यकुशलता बढ़ती है तो उत्पादन का स्तर बढ़ जाता है, और श्रम विभाजन व विशिष्टीकरण के कारण और कार्यकुशलता में वृद्धि के कारण उपलब्ध साधनों का विवेकपूर्ण उपयोग संभव हो पाता है। अगला है आयातित वस्तुओं के मूल्यों में कमी, डिक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स। प्रोफेसर हैबरलर के अनुसार स्वतंत्र व्यापार के पक्ष में सबसे आकर्षक तर्क यह है कि स्वतंत्र व्यापार से आयातित वस्तुओं के मूल्यों में कमी हो जाती है तथा प्रत्येक उपभोक्ता उन वस्तुओं को कम मूल्यों पर ही प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रकार उपभोक्ताओं को लाभ होता है स्वतंत्र व्यापार से। अगर वो स्वदेशी वस्तुएं खरीदेगा तो महंगी मिलेंगी और आयातित वस्तुएं उसको सस्ती मिल जाती हैं। परंतु यह तर्क एक पक्षीय ही है, क्योंकि इसमें स्वतंत्र व्यापार से उपभोक्ताओं को प्राप्त होने वाले लाभ की ही विवेचना की गई है। यह तर्क उत्पादनों के हितों तथा रोजगार के पहलू को पूर्ण रूप से अवहेलना करता है, क्योंकि यदि आयातित वस्तुएं काम में ली जाएंगी तो अपने देश में उत्पादन नहीं हो पाएगा। उत्पादक तथा श्रम इन दोनों के रोजगार में कमी आ जाएगी। परंतु इसका भी उत्तर दिया है स्वतंत्र व्यापार के समर्थकों ने। उनका कहना है कि स्वतंत्र व्यापार से न केवल वस्तुओं तथा सेवाओं के मूल्य कम होते हैं, बल्कि इसके परिणाम स्वरूप मांग में वृद्धि होती है, जिससे रोजगार के स्तर में भी वृद्धि होती है। ये तर्क दिया गया है
अर्थशास्त्रियों के द्वारा। इसके अलावा अगला है प्रतियोगिता या कंपटीशन। स्वतंत्र व्यापार का लाभ ये भी बताया गया है कि स्वतंत्र व्यापार से प्रतियोगिता होने की निश्चितता के कारण उपभोक्ता उत्पादकों के एकाधिकारात्मक शोषण से सुरक्षित रहता है। कोई भी उत्पादक एकाधिकार नहीं प्राप्त कर सकता है, मोनोपोली नहीं हो सकती है, और मोनोपोली से क्या होता है, शोषण होता है उपभोक्ताओं का। परंतु स्वतंत्र व्यापार एकाधिकारों के निर्माण के विरुद्ध पूर्ण सुरक्षा प्रदान नहीं करता है। कभी कभी यह देखा जा सकता है कि स्वतंत्र व्यापार के अंतर्गत भी अंतर्राष्ट्रीय तथा स्थानीय एकाधिकार स्थापित हो सकते हैं, जो उत्पादन में कमी एवं मूल्यों में वृद्धि करके उपभोक्ताओं का शोषण कर सकते हैं। तो ये एक हल नहीं माना जा सकता है। अगला है राष्ट्रीय आय में वृद्धि, इंक्रीज इन नेशनल इनकम। स्वतंत्र व्यापार के अंतर्गत प्रत्येक देश अपने भौगोलिक, प्राकृतिक संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग कर सकता है, और वह देश उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन करता है जिनके उत्पादन के लिए वह सर्वाधिक उपयुक्त है। इससे क्या होता है, देश की राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। अगला है बाजारों का विस्तार, एक्सपेंशन ऑफ मार्केट्स। स्वतंत्र व्यापार के अंतर्गत विभिन्न वस्तुओं के बाजार विस्तृत हो जाते हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर किसी प्रकार के प्रतिबंध नहीं लगाए जाते तथा वस्तुएं दूर देशों में भी बेची जा सकती हैं। बाजारों के विस्तृत होने के कारण बड़े पैमाने की बचतें प्राप्त होने लगती हैं। उससे क्या होता है, बड़े पैमाने की बचतों का क्या तात्पर्य है, जब बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है तो कई फिक्स्ड कॉस्ट जो हैं वो अनुकूलतम रूप में, इष्टतम रूप में काम में ली जा सकती हैं, और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट ही बढ़ती है। जो मशीनरी इत्यादि पूरे पैमाने पर या फुल स्केल में वो प्रोडक्शन कर सकती हैं, लार्ज स्केल प्रोडक्शन कर सकती हैं, और जिससे सस्ता उत्पादन होता है और परिणाम स्वरूप वस्तुओं के मूल्य कम हो जाते हैं। अगला है हानिकारक एकाधिकारों पर रोक, प्रिवेंट्स इंजूरियस मोनोपोलीज। स्वतंत्र व्यापार प्रणाली में प्रत्येक जो उद्यमी है उसको उत्पादन क्षेत्र में प्रवेश करने का अधिकार होता है। इसके परिणाम स्वरूप हानिकारक एकाधिकार पर रोक लग जाती है। परंतु स्वतंत्र व्यापार एकाधिकारों के निर्माण के विरुद्ध पूर्ण संरक्षण प्रदान नहीं करता है। स्वतंत्र व्यापार में भी अंतर्राष्ट्रीय एकाधिकारों एवं स्थानीय एकाधिकारों की स्थापना संभव है। इन स्थानीय एकाधिकारों का अस्तित्व परिवहन लागतों पर निर्भर करता है। स्वतंत्र व्यापार प्राकृतिक एकाधिकार की स्थापना को भी नहीं रोक सकता है। यदि कोई एक देश ही किसी वस्तु, एक देश के पास ही कच्चा माल है किसी वस्तु का, वही उत्पन्न करता है कच्चा माल, तो स्वतंत्र व्यापार इसे रोक नहीं सकेगा, मोनोपोली उसकी हो जाएगी, एकाधिकार हो जाएगा। अगला है उत्पादन तकनीक में सुधार, इम्प्रूवमेंट इन प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। स्वतंत्र व्यापार के अंतर्गत घरेलू उत्पादकों को विदेशी उत्पादकों से प्रतियोगिता का सामना करना पड़ता है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में स्वयं को बनाए रखने के लिए वे निरंतर अपनी उत्पादन की विधियों में सुधार करते रहते हैं, नई तकनीकी काम में लेते रहते हैं। यह आवश्यक हो जाता है उनके लिए। अगला है साधनों का इष्टतम उपयोग, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। स्वतंत्र व्यापार में विश्व के दुर्लभ साधनों के इष्टतम उपयोग के लिए अधिकाधिक अवसर प्राप्त होते हैं। साधनों का अनुकूलतम उपयोग कर अधिकतम लाभ प्राप्त करने हेतु स्वतंत्र व्यापार नीति प्रत्येक देश के लिए उपयुक्त है, क्योंकि इससे मांग में वृद्धि हो जाती है। स्वतंत्र प्रतियोगिता, साधनों की स्वतंत्र गतिशीलता एवं विस्तृत बाजार के कारण साधनों के इष्टतम उपयोग की संभावना और अधिक बढ़ जाती है। साधन भी गतिशील हो जाते हैं। उत्पादों के साथ साथ वस्तुओं और सेवाओं के अलावा श्रम, पूंजी इत्यादि का भी मूवमेंट होता है, उसकी भी मोबिलिटी होती है, वो भी गतिशील हो जाते हैं।
समस्त राष्ट्रों के हितों की सुरक्षा। स्वतंत्र व्यापार से समस्त राष्ट्रों में आर्थिक हितों की पूर्णतया सुरक्षा होती है। ऐसा नहीं होता कि कोई हैव्स हो जाए और कोई हैव नॉट्स हो जाए। जिनमें कमी होती है उनको कहते हैं हैव नॉट्स, और हैव्स जिनमें बहुतायत में होती है, खासकर कच्चा माल। ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में आई थी चीज़ें, जब सभी राष्ट्रों का हित सुरक्षित करने के उद्देश्य से जो स्वतंत्र व्यापार है उसको बल मिला था। अगला है औद्योगिक विकास की प्रगति। स्वतंत्र व्यापार के अंतर्गत प्रत्येक देश या क्षेत्र दूसरे देश या क्षेत्र में उत्पन्न होने वाला कच्चा माल प्राप्त कर सकता है। यदि कोई एक देश प्रतिबंध भी लगा दे तो कच्चा माल अन्य देशों या क्षेत्रों से प्राप्त कर सकता है। मतलब स्वतंत्र व्यापार को नहीं मानने की स्थिति अगर आ जाए, कोई देश ना माने स्वतंत्र व्यापार, तो उस स्थिति में दूसरे देश तो हैं ही। व्यापार चक्रों पर नियंत्रण में सहायक। स्वतंत्र व्यापार के कारण आर्थिक स्थायित्व बना रहता है, क्योंकि यदि किसी देश में मंदी हो तो वहाँ की वस्तुएं सस्ती होने के कारण निर्यात में वृद्धि होगी और धीरे धीरे कीमतों में वृद्धि होना शुरू हो जाएगी। इसके विपरीत यदि देश में स्फीतिजनक परिस्थितियाँ हों तो आयात बढ़ने तथा निर्यात घटने से कीमतें गिरेंगी। इस प्रकार स्वतंत्र व्यापार अपने आप में व्यापार चक्र विरोधी होते हैं। अगला है अल्प विकसित देशों का आर्थिक विकास। स्वतंत्र व्यापार अर्ध विकसित या अल्प विकसित देशों के आर्थिक विकास के लिए गति निर्धारक का कार्य कर सकता है। तीव्र गति से वृद्धि करने में ये सहायता करता है, क्योंकि इनमें यही जरूरी होता है कि न सिर्फ वृद्धि हो या आर्थिक विकास हो, बल्कि वह तीव्र गति से हो। क्योंकि हैबरलर ने इसके लिए अलग अलग बिंदु बताए हैं। पहला, स्वतंत्र व्यापार से अर्ध विकसित देश अपनी विकास योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु पूंजीगत वस्तुओं, मशीनरी तथा आवश्यक कच्चे माल का आयात करने में सफल हो जाते हैं, समर्थ हो जाते हैं। स्वतंत्र व्यापार से ये देश विकसित देशों से आवश्यक तकनीकी जानकारी, प्रबंधात्मक प्रतिभा, उद्यमकर्ता आदि का आयात करने के लिए योग्य हो जाते हैं। इन चीज़ों की बहुत कमी होती है अल्प विकसित देशों में, क्योंकि शिक्षा भी अल्प विकसित होती है और रिसर्च भी। स्वतंत्र व्यापार अंतर्राष्ट्रीय पूंजी परिचालन, जो अर्ध विकसित देशों के आर्थिक विकास में सहायता करता है, कि एक वाहक के रूप में सेवा करता है। मतलब पूंजी का आदान प्रदान किया जा सकता है। पूंजी की कमी होती है अर्ध विकसित देशों को, उन्हें आवश्यकता होती है विकास के लिए, तो वो प्राप्त कर सकते हैं। स्वतंत्र व्यापार स्वतंत्र प्रतियोगिता को प्रोत्साहित करता है तथा हानिप्रद अकुशल एकाधिकारों पर रोक लगाता है। जो ऊंची लागत में कोई स्थानीय एकाधिकारी उत्पादन कर रहे थे जिन्हें उपभोक्ताओं को खरीदना पड़ रहा था, अब ऐसी मजबूरी नहीं रहती है, क्योंकि यह प्रतियोगिता को प्रोत्साहन करता है और कुशलता को बढ़ाता है। परंतु हैबरलर के ये तर्क अर्धविकसित देशों के लिए बहुत अधिक संतोषप्रद नहीं है। इन देशों के अनुसार व्यवहार में स्वतंत्र व्यापार में वही साम्राज्यवादी ढांचा विद्यमान है जिसने भूतकाल में विकसित देशों द्वारा अर्ध विकसित देशों के शोषण की अनुमति दी थी। परिणाम स्वरूप इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि अर्ध विकसित देश व्यापार के वर्तमान ढांचा, जो अर्ध विकसित देशों की लागत पर विकसित देशों के हितों की रक्षा करता है, में पूर्णतया परिवर्तन करने के लिए विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। अगला है संरक्षण संबंधी दोषों का निवारण। स्वतंत्र व्यापार से संरक्षण के अनेक दोषों का निवारण होता है। इसमें से मुख्य हम देख सकते हैं कि संरक्षण जो होता है वो क्या करता है, जो कमज़ोर उद्योग हैं, ऊंची लागत में अच्छा गुणवत्ता का भी नहीं प्रयोग वस्तु उत्पादित कर रहे, उनको प्रोत्साहन देता है। और इस तरह से पूरा देश का औद्योगिक संगठन जो है वो कमज़ोर पड़ जाता है, दुर्लभ हो जाता है।
दुर्बल हो जाता है। प्रतियोगिता का ह्रास होने से जो उद्यमी होते हैं वे आलसी हो जाते हैं। वैज्ञानिक प्रबंध एवं अन्य सुधार कार्यों को प्रेरणा नहीं मिलती है। तो ये सब क्या है? प्रोटेक्शन या संरक्षण के नुकसान हैं। संरक्षण के कारण कुछ वर्ग विशेष को ही लाभ पहुंचाया जाता है। इससे वर्ग भेद एवं वर्ग शोषण बढ़ता है। प्रशुल्क के कारण उपभोक्ताओं को करों का भार सहन करना पड़ता है। इसके कारण उनका जीवन स्तर निम्न हो जाता है। प्रशुल्क अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के परिमाण को कम कर देते हैं। राजनीतिक भ्रष्टाचार बढ़ जाता है संरक्षण से। प्रशासन खर्चीला हो जाता है प्रशुल्कों से। स्वदेशी वस्तुओं की कीमतें भी बढ़ जाती हैं प्रशुल्क से। इस तरह से अनेक दोष हैं संरक्षण की नीति के अंदर। उन दोषों के निवारण में स्वतंत्र व्यापार सहायक सिद्ध होता है। अगला है विभिन्न राष्ट्रों के बीच परस्पर सहयोग एवं सद्भावना। स्वतंत्र व्यापार संसार के देशों को एक दूसरे पर निर्भर बनाकर उनके बीच पारस्परिक सहयोग तथा सद्भावना उत्पन्न करता है। इसलिए हैबरलर ने कहा है, स्वतंत्र व्यापार न केवल प्रतियोगिता को प्रोत्साहन देकर कार्यकुशलता में वृद्धि करता है, बल्कि उनका विश्व बंधुत्व, विश्व सहयोग व पारस्परिक सद्भावना बढ़ाने का शिक्षात्मक महत्व भी है। इस प्रकार हमने देखे कि स्वतंत्र व्यापार के क्या क्या लाभ हैं और इसके पक्ष में कौन से तर्क दिए गए हैं। अब हम देखते स्वतंत्र व्यापार के विपक्ष में अर्थशास्त्रियों ने क्या तर्क दिए। आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट फ्री ट्रेड। यदि हम प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों की तरह केवल उत्पादन के प्रश्न पर ही विचार करें तो कहा जा सकता है कि स्वतंत्र व्यापार संरक्षण से श्रेष्ठ है। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने अनुकूलतम कुशलता के आधार पर स्वतंत्र व्यापार का समर्थन किया था और इसे अनुकूलतम कल्याण के अर्थ में भी ग्रहण कर लिया, परंतु वे यह भूल गए कि कल्याण का संबंध केवल उत्पादन कुशलता से नहीं है, वरन वितरण की कुशलता से भी है। तो ये सच है कि वितरण की समस्या की उपेक्षा नहीं की जा सकती है। इसके अतिरिक्त भी अन्य कई सीमाएं हैं जिनके कारण स्वतंत्र व्यापार नीति सर्वमान्य नहीं बन पाई है और स्वतंत्र व्यापार के विपक्ष में इन्हीं सीमाओं के आधार पर तर्क दिए हैं, जिन्हें हम निम्न बिंदुओं में पढ़ सकते हैं। पहला है प्रतियोगिता के कारण अल्प विकसित देशों को हानि। स्वतंत्र व्यापार के कारण सबसे अधिक हानि अर्ध विकसित देशों को ही, जो विकसित देशों के साथ प्रतियोगिता नहीं कर सके। उदाहरणार्थ, स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा जो स्वतंत्र व्यापार की नीति अपनाई गई, उसके कारण देश के कुटीर उद्योगों का पतन हो गया, क्योंकि वे विदेशी मशीनों द्वारा निर्मित वस्तुओं से प्रतियोगिता नहीं कर सके। वे वस्तुएं अधिक सस्ती और गुणवत्तापूर्ण थी। प्रतियोगिता के कारण ही यूरोप के देशों ने भी स्वतंत्र व्यापार की नीति का त्याग कर प्रशुल्क एवं आयात करों को अपनाया। दूसरा है पूर्ण रोजगार की अवास्तविक मान्यता, अनरियलिस्टिक अजम्पशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। स्वतंत्र व्यापार का तर्क इस मान्यता पर आधारित है कि देश में सभी साधनों को पूर्ण रोजगार प्राप्त है, परंतु वास्तविकता तो ये नहीं है। वास्तविकता यह है कि अनेक देशों में अत्यधिक बेरोजगारी की स्थिति है। ज़्यादातर अल्पविकसित देशों की तो यह ही स्थिति। जब साधन अप्रयुक्त हैं तो आयातों को नियंत्रित कर उसका पूर्ण उपयोग कर उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है। इस आधार पर स्वतंत्र व्यापार का तर्क दुर्बल हो जाता है। अगला है वितरण पक्ष की अवहेलना। स्वतंत्र व्यापार अनुकूलतम वितरण एवं सामाजिक न्याय के पक्ष पर विचार नहीं करता। स्वतंत्र व्यापार के परिणाम स्वरूप विभिन्न देशों एवं एक ही देश के विभिन्न वर्गों में आय का वितरण असमान हो जाता है। अतः वितरण की दृष्टि से स्वतंत्र व्यापार की नीति सर्वोत्तम नहीं है। यह आवश्यक हो सकता है कि देश के भीतर एवं विभिन्न देशों में वितरण में सुधार
करने के लिए आयात करों द्वारा स्वतंत्र व्यापार को नियंत्रित किया जाए। अगला है कीमत प्रणाली के दोष, डिमेरिट्स ऑफ प्राइस सिस्टम। स्वतंत्र व्यापार यह मानकर चलता है कि कीमत प्रणाली पूर्ण कुशलता के साथ कार्य कर रही है और इसके कारण वस्तुओं की कीमतें प्रत्येक स्थान पर इस तरह समान हो जाती हैं कि इसके बाद और अधिक विनिमय संभव नहीं होता। इसके साथ ही कीमत प्रणाली से वस्तुओं की कीमतें उनकी सीमांत लागत के बराबर हो जाती हैं, जिससे उत्पादन अनुकूलतम स्तर पर होता है। परंतु वास्तविकता अलग है। ऐसे अनेक कारण हैं जब कीमत प्रणाली कुशलता से कार्य नहीं कर पाती, जैसे फर्म की बाह्य बचतें एवं अमित व्ययताएं, फर्मों अथवा साधनों में प्रतियोगिता का अभाव आदि। ऐसे कई कारण हैं जिनके वजह से कीमत प्रणाली में दोष आ जाते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता का अभाव। स्वतंत्र व्यापार पूर्ण प्रतियोगिता की मान्यता पर आधारित है। पूर्ण प्रतियोगिता या परफेक्ट कंपटीशन का बाजार मानती है, जबकि ये मान्यता सही नहीं है। वास्तव में बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता तो पाई नहीं जाती है, बल्कि अपूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है, जिससे उत्पादन अधिकतम नहीं हो पाता है। साथ ही एकाधिकारी शक्तियाँ या मोनोपोली पावर्स भी सक्रिय रहती हैं, जिनके अंतर्गत नियंत्रित उत्पादन के कारण व्यक्तिगत स्वार्थ सामाजिक या राष्ट्रीय हित के ऊपर हो जाता है। यदि साधनों के बाजार में अपूर्णता रहती है तो साधनों का उचित वितरण नहीं हो पाता है, जिससे किन्हीं उद्योगों में निजी लागत सामाजिक लागत से अधिक हो जाती है और किन्हीं उद्योगों में कम हो जाती है। अगला है स्वतंत्र व्यापार से गला काट प्रतियोगिता, फियर्स कंपटीशन ड्यू टू फ्री ट्रेड। स्वतंत्र व्यापार गला काट प्रतियोगिता को जन्म देता है। अपने निर्यातों में वृद्धि करने के लिए देश जो है वो अनेक तरीके की चीज़ों का सहारा लेते हैं, जिसमें से एक महत्वपूर्ण है राशि पतन या डंपिंग, जिससे छोटे एवं अर्धविकसित देशों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। बहुत कम कीमत पर डंप कर देते हैं चीज़ों को, जिससे घरेलू उद्योग जो हैं वो बर्बाद हो जाते हैं और इस कारण देशों द्वारा आयातों पर प्रतिबंध लगाए जाते हैं। ये कारण बन जाता है प्रतिबंध का। अगला है राजनीतिक हस्तक्षेप, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। स्वतंत्र व्यापार के परिणाम स्वरूप पारस्परिक आर्थिक निर्भरता के साथ साथ ही राजनीतिक हस्तक्षेप एवं दबाव भी बढ़ने लगते हैं। अनेक देशों ने अनुभव किया है कि राजनीतिक स्थिरता एवं स्वतंत्रता के लिए आर्थिक आत्मनिर्भरता भी आवश्यक है। जैसे भारत में भी आत्मनिर्भर भारत अभियान चलाया गया है, क्योंकि स्वतंत्रता के लिए राजनीतिक स्थिरता के लिए बहुत अधिक आवश्यक होता है। यदि हम अपने देश को किसी तरह से स्वतंत्र रखना चाहते हैं तो हमें आत्मनिर्भर भारत अभियान से जुड़ना चाहिए। इसी कारण देशों ने संरक्षण की नीति का सहारा भी लिया है। अगला है शिशु उद्योगों का पतन, डिक्लाइन ऑफ नेसेंट इंडस्ट्रीज। स्वतंत्र व्यापार का एक परिणाम यह हुआ कि छोटे छोटे विकासशील देशों में उद्योगों की स्थापना नहीं हो सकी, क्योंकि ये उद्योग विकसित देशों के उद्योगों से प्रतियोगिता नहीं कर पाते थे। मान लो कोई नया उद्योग कोई खोलना चाहे अपने देश के अंदर, तो ये संभव नहीं था, क्योंकि वह कैसे प्रतियोगिता करेगा पुराने उद्योगों से। अतः पिछड़े देशों ने अपने यहाँ शिशु उद्योगों को संरक्षण देने के लिए स्वतंत्र व्यापार नीति को छोड़ दिया और संरक्षण को अपनाया। स्वतंत्र व्यापार के उपयुक्त दोषों के कारण धीरे धीरे विश्व में संरक्षण की लहर फैल गई तथा प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के स्वतंत्र व्यापार की जो नीति थी, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों द्वारा दी गई स्वतंत्र व्यापार की नीति, वो समाप्त हो गई। इसी के साथ हम इस ई लेक्चर को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद।